हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्रेड 6 के हनीसक्कल का द बैनियन ट्री का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं और बाकी चैप्टर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट उसमें दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का भी। तो चलिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके का आपका हैव यू सीन अ mongoose? क्या आपने कभी mongoose देखा है? mongoose का मतलब होता है स्टूडेंट नेवला। यू हैव रेड इन लेसन 9, आपने पिछले लेसन 9 में पढ़ा होगा कि कैसे एक mongoose ने फाइट करी थी और एक सांप को मारा था। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन गिवन बिलो विद देम। नीचे अब कुछ पिक्चर दी है तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कि उसमें ऐसा क्या क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं पिक्चर में क्या दिया है। The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. Often मतलब होता है कि मोस्टली बार बार। तो किसकी फाइट? कोबरा की और एक mongoose की, यानी कि एक सांप और नेवला। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि या सुना भी होगा कि दोनों दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। तो ये आपने काफ़ी समय, काफ़ी टाइम अगर हम बोले तो मोस्टली देखा है। एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम, और उनका आउटकट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। द mongoose इज़ नॉट इम्यून टू द venomous bite बट इट्स फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन स्नेक। यानी कि भैया सांप, मतलब सांप एक तरीके से ये कहे कि अगर सांप का वो पड़ गया उसमें वेनम बेसिकली जो जहर होता है, सांप को वेनमस बोला जाता है या पॉइजनस बोला जाता है, जिसमें वो अपने फैंग्स, उसके जो दो दांत होते हैं उसकी मदद से जो जहर होता है उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी में किसी के भी जिसको काटेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उतना इम्यून तो उतना नहीं है कि वो झेल पाएगा, लेकिन वो सांप से बहुत तेज और क्विक अगर हम बोले वो होता है। द कोबरा अज्यूम अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक, बट द क्विक मूविंग mongoose jumped आउट ऑफ रीच एंड कम्स टू द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। अब यहाँ पे तो यह है कि दोनों एक दूसरे को अटैक कैसे कर रहे हैं। कोबरा जो अज्यूम करता है, एक पोस्चर बनाता है, आपको दिख भी रहा होगा सांप वाला जो पोस्चर बनाया हुआ है, बिल्कुल मतलब सांप वाला इन द सेंस कि वो जो बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन होती है वो बनाई हुई है। लेकिन जो mongoose है वो इतना चालाक है कि जब तक कोबरा उसको डंक मारने चाहता है, डंक इन द सेंस कि जो फैंग जहर इंजेक्ट करने चाहता है, तब तक वो एक तरीके से डायरेक्शंस बदल देता है यहाँ पे। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू द स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, इससे कि दोबारा से वो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आता है, अटैकिंग पोजीशन पे सांप आता है, तब तक जो आपका mongoose है, नेवला है, वो अपने डायरेक्शंस बदल देता है। द कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर एंड डिस्करेज द स्नेक, यानी कि वही लगातार मूवमेंट, बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन, तब तक mongoose अपने डायरेक्शंस बदल दे। ये करके बिल्कुल कुछ हासिल तो हो नहीं रहा था, तो एक तरीके से जो सांप होता है वो हताश हो जाता है। और यही फाइनली जो छलांग mongoose लगाता है सांप के बिल्कुल जस्ट बाजू में, एक तरीके से बात करें नेक पे उसके बाइट कर देता है, और उसके जो वर्टेब्रे होते हैं उनको एक तरीके से जॉइंट्स जो होते हैं वो टूट टाट जाते हैं अगर हम बात करें तो। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट किया है, जो स्टोरी बेसिकली स्टार्ट है आपकी। यू मस्ट हैव सीन अ बैनियन ट्री, आपने एक बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये किस बारे में होने वाली है? स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ, क्या उस ऑथर ने देखा एज अ यंग बॉय, यानी कि जब वो यंग था, एज अ यंग बॉय, तो वो क्या कर रहा था? व्हेन ही वाज सिटिंग इन द ओल्ड बैनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, यानी कि वो अपने दादाजी के घर पे बैठा हुआ था बरगद के पेड़ पे, और तब ये कहानी शुरू होने वाली है या कहानी का है। तो आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट, Thou the house and grounds belong to my grandparents. The magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. अब यहाँ पे देखिए पहले एक दो शब्द है वो समझ लेते हैं। मैग्निफिशियंट एक शब्द आपको दिया, इसका मतलब होता है कि मार्वलस, बिल्कुल वंडरफुल। अब यहाँ पे बच्चा क्या कह रहा है कि जबकि जो घर है और जो वहाँ की ज़मीन है वो मेरे दादाजी की है, उनको बिलोंग करती है, उनकी है, लेकिन वो जो बिल्कुल विशालकाय बरगद का पेड़ है वो मेरा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंडफादर है, उनकी एज में यहाँ पे मेंशन है 65 के हैं, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ पाना, क्योंकि अब वो यहाँ पे उस पेड़ों में, इस उम्र में वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, तो एक तरीके से वो पेड़ अब मेरा है। सो हियर द ऑथर वाज एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड ही क्लेम दैट द banyan tree belonged to him. Now the house owner were his grandparents. He said so because his grandfather was 65 year old and was unable to climb the tree. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस which hung to the ground and took root again, forming a number of twisted passages, gave me endless pleasure. अब देखिए यहाँ पे लाइंस को किस तरीके से, बहुत ही सिंपल लाइंस को बहुत अच्छे से कहा गया है। इट्स स्प्रेडिंग, स्प्रेड मतलब होता है बिल्कुल फैली हुई, अगर हम बोले ब्रांचेस हो गई उसकी शाखाएं, विच हंग,
हंग मतलब हैंग का सेकंड फॉर्म है, टंगी हुई थी एक तरीके से ग्राउंड को। आपने देखा होगा ना, जब बरगद का पेड़ आप देखते होंगे तो उसकी शाखाएं नीचे को लटकी हुई होती है, जैसे आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है यहाँ पे। फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टेड पैसेजेस। ट्विस्टेड मतलब जैसे आपने वो आइसक्रीम भी खाई होगी, ट्विस्ट समथिंग कुछ करके आती है, वो ट्विस्ट आपस में एक दूसरे से मिली हुई होना। जैसे आपको पिक्चर्स में बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, तो उसकी शाखाएं, उसकी जो रूट्स होती हैं वो एक तरह आपस में ट्विस्ट होती हैं। विच गेव मी एंडलेस प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है खुशी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो उसकी ब्रांचेस हैं वो बहुत लंबी हैं और एक तरीके से बहुत ट्विस्ट करी हुई हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा आनंद दे रही है, एंडलेस प्लेजर दे रही है। अमंग देम, उनमें क्या और भी, वर स्क्वायरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। और उनमें क्या क्या मुझे और क्या आनंद दे रहे हैं, स्क्वायरल्स हो गई, गिलहरियाँ हो गई, स्नेल्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गया। द ट्रीज वर ओल्डर देन द हाउस। वो जो पेड़ है वो कितना पुराना है, उस घर से भी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से भी पुराना है। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। अब यहाँ पे जगह का नाम आपको मेंशन कर दिया कि कहाँ की बात हो रही है, देहरादून की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहा है जो यहाँ पे बच्चा, कि वो पेड़ जो है वो मुझसे तो है ही ओल्डर, मुझसे पुराना है, मेरे दादा से। इनफैक्ट वो जब का देहरादून है तब से है वो एक तरीके से। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस। मैं खुद को इसकी ब्रांचेस में अपने को छिपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। और किसके पीछे छिप सकता हूँ, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जो मोटी मोटी पत्तियाँ हैं। एंड स्पाई, स्पाई एक तरीके से बेसिकली आप सीक्रेट एजेंट को बोलते हो, जासूस को। और उससे मैं क्या देख सकता हूँ, उस संसार को देख सकता हूँ नीचे। सो हियर द ऑथर फेल्ट वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल टू सी द ओपन आउट ब्रांचेस ऑफ द ट्री which used to hang from the tree in bunches to the ground. These roots had formed loops. Various animals like squirrels, snails, and butterflies were living in the tons of those loops. The tree was very old, older than the house and the grandfather, and it was as old as the city Dehradun. See अब next point क्या दिया है हमें, जो थर्ड लाइन दी है, माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरा पहला दोस्त कौन है, वो छोटी सी गिलहरी है। आर्किंग इट्स बैक एंड स्निफलिंग इन टू द एयर। यहाँ पे आर्किंग बेसिकली बोला गया है, जैसे एकदम से वो आर्क वाले शेप होते हैं ना, उस तरीके से बात हो रही है कि एकदम से उसकी जो बैक है उसका शेप जैसे क्वेश्चन मार्क जैसा आता है। एंड स्निफिंग, स्निफिंग सूंघते हुए, एक तरीके से स्निफ करते हुए हवा में। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्विजन ऑफ हिज प्राइवेसी। अब यहाँ पे कुछ शब्द है, उनका मीनिंग समझ लेते हैं। रिजेंट मतलब होता है डिसलाइक, व्हेन यू फील एंग्री अबाउट समथिंग। एंड जो सेकंड वर्ड अगर मैं बात करूँ, रिजेंट, वही आपका एक तरीके से सेकंड वर्ड हमारा जो यहाँ पे दिया है इन्विजन। इन्विजन मतलब होता है कि एक तरीके से इन्वेडिंग अ कंट्री और अ रीजन विद एन आर्म फोर्स, यानी कि एक तरीके से घुस जाना, अगर हम बोले बिना परमिशन के अगर बात करें तो। बट व्हेन, सो यहाँ पे लाइन हमसे क्या कह रही है कि वो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी एक तरीके से टेरिटरी में घुस गया हूँ और उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा हूँ। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापुल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसने पाया कि मेरे पास ना तो कोई ऐसा हथियार है, कैटापुल्ट बेसिकली आपने बचपन में वो अगर शायद वो इलास्टिक बैंड वाला देखा भी होगा, जो बच्चे बेसिकली पत्थर मारने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स अ फोक स्टिक विथ एन इलास्टिक बैंड फास्टन टू द टू प्रॉन्ग्स यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर शूटिंग स्मॉल स्टोन्स। यानी कि आप सिंपल कह सकते हो एक तरीके से, वो जो लाइक वो होता है ना बीच में, जैसे गुलेर शायद, समथिंग लाइक दैट वी कॉल्ड कैटापुल्ट। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो वो मेरी एक तरीके से मेरी दोस्त बन गया। ही बिकेम फ्रेंडली हो गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉसल्स फ्रॉम हेड। मॉसल्स बोलते हैं छोटे छोटे पीसेस के लिए, स्मॉल बाइट्स हो गया छोटे खाने का। और जब मैंने उसको धीरे धीरे उसके लिए खाना लाना शुरू कर दिया, यानी कि केक लाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पीसेस लाना शुरू कर दिया, तो वो मेरे साथ और इतना फ्रेंडली हो गया कि वो मेरे हाथ से ही लेने लग गया एक तरीके के। क्योंकि आप देखना कभी गिलहरी के पास, स्पेशली जो गिलहरी होती है, एनिमल बहुत क्विक होती है, एकदम से आप अगर उसके पास के कुछ सेकंड दूर भी होंगे ना तो एकदम से भाग जाएगी। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. मतलब delving होता है कि going deep into, यानी कि इससे पहले कि वो मेरे पॉकेट में बिल्कुल घुस के देखता है कि मैं और क्या उसे मिले। He was a very young squirrel, वो बहुत ही young squirrel था। And his friends and relatives, उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार,
प्रोबेबली मतलब होता है शायद। थॉट हिम, उसको क्या सोचते थे वो, कि वो बेवकूफ़ है, फुलिश है, हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ एनिमल, क्योंकि वो एक इतना बेवकूफ़ है कि वो एक इंसान को ट्रस्ट कर रहा है, उन्हें उसके जो रिश्तेदार, इन द सेंस यहाँ पे बाकी गिलहरियों की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथर बिकेम फ्रेंड विद अ स्मॉल स्क्वारल, ही आर्च हिज बैक एंड स्मेल्ट इनटू द एयर। In the beginning, he did not like the author invention into his privacy, but when he realized that the author was not armed with anything to offend him, he became friendly. Soon, the author started bringing him tidbits of food like cakes, biscuits. The squirrel started eating small morsel from his hands. Very soon, the squirrel started digging into the author's pocket for whatever he could find, and he was a very young squirrel, and his relatives must have thought him to be a fool for trusting a ह्यूमन, क्योंकि एनिमल्स एकदम से ह्यूमन को ट्रस्ट करते हैं, तो वही साफ सी बात है, आप दूसरे चीज़ों को एकदम से ट्रस्ट करोगे तो आपके आजू बाजू के लोग कहेंगे, तो वैसे ही उनकी बिरादरी में भी। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिया है। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kind of would flock into its branches. फ्लॉक बेसिकली ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए हम बात करें, उनके झुंड को कहा जाता है। तो जब स्प्रिंग का मौसम होता था तो बैनियन ट्री में छोटे छोटे से रेड फिग्स आते, जिससे बहुत सारी बर्ड्स उसकी ब्रांचेस पे आती थी। द रेड बॉटम बुलबुल, अब कैसी कैसी बताया गया यहाँ पे, जो एक रेड बॉटम बुलबुल बताई गई है, चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स बताए गए हैं, मैनास बताए गए हैं, क्रोज बताए गए, स्क्वाबलिंग विद वन अनदर। स्क्वाबलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट की फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स। ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan tree was the noisiest place in the garden, यानी कि जब फिग सीजन होता था, फिग सीजन मीन्स व्हेन द फिग स्टार्ट अपेयरिंग, तो उस समय उस पेड़ में इतनी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़ियाएं आती थी कि बहुत ज़्यादा शोर होता था। सो इन द स्प्रिंग सीजन द banyan tree used to be in full bloom. It is used to be full of small red figs. Figs is a kind of fruit, अंजीर आपने देखा भी होगा। Different birds like bulbul, parrots, मैना and crows used to fight with each other over small things. And their voices together used to make the place very noisy in the garden, especially in the fig season. अब देखिए नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या दिया है हमें। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. हाफ वे ऑफ द ट्री, यानी कि अगर बात करें पेड़ के आधे हिस्से, अगर थोड़ा सा ऊपर हिस्से तक मैंने क्या बनाया था, एक क्रूड होता है, क्रूड प्लेटफॉर्म। क्रूड मतलब होता है एकदम से नया, रॉ मटेरियल, जैसे हम बोले रॉ मटेरियल इन द सेंस कि रॉ के सेंस में, प्रिमिटिव होता है। वहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा, जैसे बच्चे करते हैं पेड़ पे एक छोटी सी जगह बना लेते हैं जहाँ पे वो लोग बैठे रहते हैं या खेलते हैं, कोई भी करता है जिसको पेड़ पे चढ़ना पसंद है। वहाँ पे मैं क्या करता था, अपना आफ्टरनून, यानी कि मैं अपने दिन बिताता, जब स्पेशली गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी, बाहर बहुत गर्म नहीं होता था, आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room। और मैं वहाँ से एक तरीके से बात करें तो यहाँ पे से वो एक कुशन ले आता था अपने ड्राइंग रूम से, और बिल्कुल उसको वहाँ पे रख के, जैसे हम आप मोस्टली चेयर पे कुशन रख के, आप बैठ के लास्ट पोर्शन पे कुशन रख के बिल्कुल आराम से रेक्लाइनर वाली जो पोजीशन पे बिल्कुल किताबें पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ रहे होते हो सिंपली, तो आराम से वहाँ पे लेटता या बैठा रहता। ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर। अब यहाँ पे ये डिफरेंट नेम बताए गए हैं कि वो क्या पढ़ता था। सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई banyan ट्री लाइब्रेरी, और ये जो बुक्स के नेम दिए हैं ये बेसिकली ऑथर वहाँ पे पढ़ता था, तो वो एक तरीके से उसकी ट्री लाइब्रेरी बन चुकी थी। सो हेयर ऑन द ट्री द ऑथर हैड मेड अ प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिमिटिव स्टाइल इन द आफ्टरनून व्हेन इट वाज नॉट वेरी हॉट। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम हेयर एंड ही हैड पुट अ cushion there which he had picked from the drawing room and was able to read at that place and while leaning against the tree. So he had a small setup, we could say that a tree library, and the books that he read there were Treasure Island, Huckleberry Finn and the story of Dr. Dolittle. अब देखिए नेक्स्ट 6 पॉइंट हमें क्या कहता है। When I did not feel like reading, और जब मुझे लगता था कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, I could look down through the leaves at the wall below। मैं क्या करता था कि पेड़ के ऊपर से वहाँ पे से बैठ के नीचे को देखता। And on one particular afternoon, और एक दिन क्या, एक particular afternoon में I had grandstand view of that classic of the Indian wild, a fight between a mongoose and a cobra। अब एक दिन मैंने क्या देखा ऊपर से, एक ऐसी ही आफ्टरनून को जब मेरा मन नहीं कर रहा था, ग्रैंड स्टैंड व्यू, बेसिकली स्टूडेंट उसको बोला जाता है, क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन, यानी कि आप जस्ट सपोज क्रिकेट या कुछ ऐसा मूवी, कोई ऐसी सीन देखने गए हो एंड सडनली आपको वो सीट मिल गई है जहाँ से वो व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। जस्ट सपोज कि आपको बिल्कुल आगे वाली सीट मिल गई है किसी इवेंट में और वहाँ से वो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यू कैन ईजिली कवर्ड इट। सो यहाँ पे
बेसिकली बात हो रही है कि वो बच्चा क्या कह रहा है कि एक बार आफ्टरनून में मैंने क्या देखा, किसकी फाइट में, एक मोंगोज और कोबरा की, वो भी क्लियरली। सो यहाँ पे सिंपली द person, that author is saying that when he did not like feel reading, so what he do at from that place, he could look down, and one day what he saw a fight between a mongoose and a cobra. तो ये था पार्ट 1 में। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट 2 इसके बारे में। कंटेंट पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। चैनल पर आप नए हैं बच्चों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।